बारिश में गरीब विधवा सहेली। शोभा, क्या हुआ? आज तुम खेलने क्यों नहीं आई? प्रिया, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं उनका ख्याल रख रही हूँ। तुमने अंकल को दवाई दी क्या? तुम तो जानती हो ना दवाई कितनी महंगी आती है, और बाबा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी दवाई खरीद सके। शोभा की बात सुनकर रिया जल्दी से अपने घर जाती है और अपनी जमा की गई सारी पॉकेट मनी को लेकर वापस शोभा के घर आती है और उन सभी पैसों को शोभा को दे देती है। शोभा, ये लो, ये सारे पैसे मैंने अपनी पॉकेट मनी से सेव किए थे। तुम इन पैसों से जाकर अंकल के लिए दवाई लेकर आ जाओ और उन्हें दे दो। अंकल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। शोभा जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है और अपने बाबा के लिए दवाई लेकर आती है और अपने बाबा को दवाई खिलाती है, जिससे शोभा के बाबा की तबीयत ठीक हो जाती है। थैंक यू रिया, अगर तुम मुझे पैसे नहीं देती तो मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं हो पाती। तुम मेरी सच में बहुत अच्छी सहेली हो, हम हमेशा ऐसे ही दोस्त रहेंगे। जिसके बाद शोभा और रिया एक दूसरे से गले मिलती हैं। रिया और शोभा बचपन की बहुत अच्छी और पक्की सहेलियां होती हैं। रिया एक अमीर परिवार से होती है, लेकिन अमीर होने के बावजूद भी रिया में भी किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं होता है। वहीं शोभा एक गरीब परिवार से होती है, लेकिन इनकी दोस्ती के बीच में कभी भी अमीरी और गरीबी की दीवार नहीं आती है। और ऐसे ही आज ये दोनों बचपन की सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। शोभा, मुझे एक बात बतानी थी। मेरे डैड मुझे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेज रहे हैं, इसलिए मैं अगले महीने लंदन जा रही हूँ। अब मैं लंदन से 2 साल के बाद ही वापस आऊंगी, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। रिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम बहुत पढ़ो लिखो और एक कामयाब इंसान बनो। रिया, मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी थी। बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और इस महीने ही मेरी शादी है। क्या? सच में शोभा, तुम्हारी शादी है? कांग्रेचुलेशंस शोभा, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। दोनों सहेलियां एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। देखते ही देखते कुछ ही समय में शोभा की शादी हो जाती है और शोभा अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद रिया भी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली जाती है। शोभा एक गरीब परिवार से होती है, इसलिए शोभा की शादी भी एक गरीब परिवार में ही होती है। पूरे घर में शोभा का पति रमन ही था जो काम कर रहा होता है और अमन की कमाई से ही पूरा घर चलता है। शोभा बहू, जब बाहर से कपड़े लिया, बारिश का मौसम हो गया है, न जाने कब बारिश आ जाए। ठीक है माँ जी, मैं अभी कपड़े ले आती हूँ। शोभा जल्दी से बाहर जाकर सारे कपड़े घर के अंदर लेकर आती है। शोभा जैसे ही घर के अंदर आती है, वैसे ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होने की वजह से शोभा के घर की छत से पानी टपक रहा होता है और धीरे धीरे घर में पानी भरने लगता है। हे भगवान, ये बारिश का मौसम तो हम गरीबों के लिए है ही नहीं। बारिश के मौसम के शुरू होते ही पूरे घर में पानी भरना शुरू हो जाता है। पूजा, शोभा, जल्दी से तुम दोनों बर्तन छत से टपक रहे पानी के नीचे रख दो, वरना घर में पूरा पानी भर जाएगा और बाल्टी से हमें पानी निकालना पड़ेगा। शोभा और पूजा जल्दी से सारे बर्तन छत से टपक रहे पानी के नीचे रख देती हैं और घर में जो पानी भर जाता है उसे सब मिलकर साफ करने लगते हैं। बारिश के मौसम में सारे परिवार को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। गरीब होने की वजह से इनके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि अपने घर की छत को ठीक करा सके। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और एक दिन, माँ और शोभा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आप इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहे हैं? बाहर देखिए, बारिश कितनी जोरों से हो रही है। आज आप काम पर मत जाइए। रमन बेटा, शोभा बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, आज तुम घर पर ही रहो। ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं ना कि मैं दिहाड़ी पर काम करता हूँ। अगर एक दिन काम पर नहीं गया तो उस दिन की दिहाड़ी मुझे नहीं मिलेगी, तो हम लोग क्या खाएंगे? मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग फिक्र मत करिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इतना कहकर रमन काम के लिए निकल जाता है। बारिश बहुत तेज हो रही होती है, जिस वजह से रोड पर सामने से आ रही गाड़ी रमन को ठीक से दिखाई नहीं देती। गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से रमन का एक्सीडेंट हो जाता है और रमन की मौत हो जाती है। रमन की मौत का पूरे परिवार को बहुत बड़ा सदमा लगता है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? अब मैं अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे पति को छीन लिया? रो मत बहू, जो होना था वो हो गया। अगर तू ऐसे ही हिम्मत हार जाएगी तो ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटेगी? रमन के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी शोभा पर आ जाती है। शोभा लोगों के घरों में काम करके अपने घर को चलाती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इस परिवार की परेशानी यही नहीं रुकती है। तेज बारिश और हवा की वजह से इनकी छत कई जगहों से टूट जाती है, जिससे तेज बारिश की वजह से इनके घर में पानी भरने लगता है। भगवान, ये तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है? पहले तूने हमसे हमारा बेटा छीन लिया जो हमारा इकलौता सहारा था, लेकिन अब तू हमें ये दिन दिखा रहा है। इससे अच्छा तो तू हमें मार ही देता। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें मत बोलिए, सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत मत हारिए। शोभा अपने ससुराल वालों को हिम्मत दे रही होती है कि तभी शोभा के घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है।
इस बड़ी सी गाड़ी से उसकी बचपन की सहेली रिया उतरती है, जिसे देखकर शोभा बिल्कुल हैरान हो जाती है। रिया, तुम यहाँ? लेकिन तुम तो अपनी पढ़ाई के लिए लंदन गई हुई थी ना? हाँ शोभा, मैं लंदन गई थी और मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। इंडिया आते ही मैं सबसे पहले तुमसे मिलने आई हूँ। मैं कब से तुम्हारा घर ढूंढ रही थी। मैं बहुत खुश थी कि आज मैं इतने सालों बाद अपनी बचपन की सहेली से मिलूंगी, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तो मेरी सारी खुशी खत्म हो गई। रिया की बात सुनकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले से लगाकर रोने लगती है, जिसके बाद शोभा सारी बातें रिया को बताती है, जिसे सुनकर रिया कहती है, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुमने मुझे बताना एक बार भी गवारा नहीं समझा। अगर मैं लंदन नहीं जाती तो तुम्हारे साथ मैं कभी ऐसा कुछ नहीं होने देती, लेकिन अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब वापस आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे ससुराल वालों को ऐसी परेशानी में और नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर रिया शोभा को उसके ससुराल वालों को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाती है। रिया की तरह ही शोभा भी एक पढ़ी लिखी लड़की होती है, जिस वजह से रिया शोभा को अपने डैड की कंपनी में जॉब लगवा देती है। जॉब करने की वजह से धीरे धीरे शोभा की हालत ठीक हो जाती है और कुछ ही समय में शोभा अपना एक घर ले लेती है, जिस घर में शोभा और उसका परिवार खुशी खुशी रहता है। रिया, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम ना होती तो मैं और मेरा परिवार उस बारिश में मर ही जाते। बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तू हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। भगवान तेरा हमेशा भला करे। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? आंटी, आप मेरी माँ की उम्र की हैं और एक बेटी कभी भी अपनी माँ को किसी परेशानी में नहीं देख सकती है। आप लोग मेरा भी एक परिवार है और तुम तो मेरी बचपन की सहेली हो। मैंने तुम्हें सहेली से ज्यादा अपनी बहन माना। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। रिया की बात सुनकर शोभा के ससुराल वालों और शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद शोभा और रिया आपस में गले मिलते हैं। शोभा जॉब करके अपने ससुराल वालों का अच्छे से ध्यान रखती है और अब शोभा और रिया भी पहले की तरह ही साथ में रहते हैं। सुमित्रा जी, चाय बनी कि नहीं भाई? ये लो तुम्हारी चाय। क्या बात है सुमित्रा जी, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? देखो जी, अब मुझसे ये घर के काम नहीं होते। अरे 55 की हो गई हूँ मैं, फिर भी रोज मुझे ही रोटियां पकानी पड़ती हैं। अब बस मैं अपने बेटे रणवीर की शादी करूंगी। सुमित्रा देवी बिना किसी देरी के पंडित जी को घर बुलाती है। लीजिए सुमित्रा जी, आ गया। लड़कियों की फोटो साथ लाया हूँ, देख लीजिए। पंडित जी, ये सारी लड़कियां तो मॉडर्न है। मुझे अपने बेटे के लिए गांव की कोई देसी टाइप की लड़की चाहिए। ये सुनकर पंडित घर जोड़े राम सर खुजाते हुए कहते हैं, सुमित्रा बहन, आप दिल्ली की होकर गांव की लड़की को बहू क्यों बनाना चाहती हैं? आप नहीं समझेंगे पंडित जी, ये शहर की लड़कियां एक नंबर की चालू होती हैं, आते ही घर तोड़ देती हैं। इसलिए अब आप कोई भी तिगड़म लगाइए और मेरे बेटे के लिए ऐसी बहू ढूंढिए। जी अच्छा। अगले दिन पंडित जी सुमित्रा को गुड्डन की तस्वीर दिखाते हैं। गुड्डन सुमित्रा को पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो उसे बहू बनाकर ससुराल में ले आती है। गुड्डन बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। जी माँ जी। वेलकम टू आवर दहिया फैमिली गुड्डन भाभी। रणवीर बेटा, बहू को कमरे में ले जा। लेट्स गो गुड्डन। गुड्डन अपने पति रणवीर के साथ कमरे में चली आती है। अगली सुबह बहू नहा धोकर किचन में आती है। आ गई गुड्डन बहू, ये खाने की लिस्ट है जो तुझे अपनी पहली रसोई में बनाना है। खाने की लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर गुड्डन बेधड़क बोलती है, माँ जी, ये हमसे ना होगा। हम गुड्डन हैं, गुड्डन, हलवाई नहीं। देखो गुड्डन, मैं तुम्हें इसलिए इस घर की बहू बनाकर नहीं लाई कि तुम ना कहो। चुपचाप खाना बनाओ और हाँ, मुझे माँ जी नहीं मम्मी जी कहना। जी माँ जी, हमरा माने मम्मी जी। बेचारी गुड्डन कई घंटों तक गर्मी में पसीना बहाकर खाना बनाकर सभी को परोसती है। अरे वाह बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। यू आर राइट डैडी, दैट्स ग्रेट गुड्डन भाभी, आपके हाथ में तो जादू है। सभी बहू के बनाए खाने की जमकर तारीफ करते हैं और सारा खाना खा जाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हे सीता मैया, पता नहीं मेरे ससुराल वाले कितने जन्मों के भूखे थे, इतना सारा खाना चट कर गए और मेरे लिए ये बर्तन घिसने को छोड़ दिया। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। बेचारी बहू एक सुबह से लेकर रात ढलने तक काम में लगी रहती। गुड्डन, जरा जल्दी से मेरे जूते पॉलिश कर दो। अरे बहू, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे। गुड्डन भाभी, जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट कमरे में ले आइए। हाँ हाँ लाई। बेचारी बहू सभी का काम करते करते पूरी तरह से परेशान हो जाती है और चिढ़कर कहती है, बस बहुत हुआ। जिसे देखो गुड्डन 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 करता रहता है। जब से इस घर की बहू बनकर आए हैं बस बर्तन कपड़े घिस रहे हैं। ससुरा कोनो को हमारी फीलिंग की पड़ी ही नहीं है। कोई भी हिलकर एक गिलास पानी पीने को राजी नहीं लागत है। ये गुड्डन को गधा समझ लिए हैं सबके सब।
अब इनको लाइन पर कैसे लाना है हमको पता है। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है जिस पर काव्या कहती है, गुडन भाभी देखो ना मौसम कितना अच्छा है, बाहर बारिश भी हो रही है, अगर आप पकौड़े और गर्मा गर्म चाय बना लो मजा आ जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं ननद जी। बहू ननद की फरमाइश लिए किचन में आती है और बेसन में ढेर सारा पानी मिलाकर मुंह लटकाए हुए सास और ननद के पास आती है। क्या हुआ भाभी, आपने अभी तक पकौड़े नहीं बनाए? रसोई में बस मुट्ठी भर बेसन था, बस हम पकौड़े बनाने जा रहे थे मगर बेसन पतला पानी बन गया, अब उसके पकौड़े तो क्या भजिया भी बनने से रहा। ऐसा बोलते हुए बहू जोर जोर से रोने की नौटंकी करने लगती है। हाय मेरे बेसन। कोई बात नहीं गुड्डन भाभी, इट्स ओके। बहू बड़ी ही चालाकी से घोटाला करती है। अगली सुबह, बहू जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे, मलाई मार के। अभी थोड़ी देर पहले ही तो ससुर जी को चाय दिया है, ये दिन भर में 10 कप चाय बनकर पूरे घर में गैस के गोले छोड़ते रहते हैं, लागत है बुढ़ऊ का इलाज करे पड़ी। बहू किचन की सारी चीनी छुपाकर नया घोटाला करती है और ससुर को फीकी चाय बना कर लाती है। ये लीजिए ससुर जी चाय। ससुर जी चाय की एक घूंट पीते ही उसे थूक देते हैं। मम्मी जी, रणवीर जी, ननद जी जल्दी आइए। क्या हुआ गुड्डन, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी जी देखिए, हमने ससुर जी के लिए दूध, पत्ती, गैस और मेहनत पसीना लगाकर चाय बनाई और उन्होंने चाय को जमीन पर फेंक दिया। ओहो गुड्डन, एक घूंट चाय ही तो थी। एक घूंट चाय की कीमत तुम क्या जानो रणवीर बाबू, इसे बनाने में गैस, चाय पत्ती, मेहनत, पसीना लगा है, बस एक चीनी के लिए ससुर जी ने इसे फेंक दिया। So what? It's not the big deal भाभी। It is a big deal ननद जी, because अन्नपूर्णा देवी going, गुस्सा होइंग। गुड्डन ना सिर्फ चाय में चीनी का घोटाला करती है बल्कि अपनी चालाकी से अपनी ससुराल वालों को अपनी बात का यकीन दिला देती है। वेरी गुड गुड्डन, बस ऐसे ही घोटाला करती जाओ, कैसे मेरे टेढ़े ससुराल वाले सीधे होते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। फिर एक दिन गुड्डन अपने पति रणवीर से कहती है, रणवीर जी हमारी शादी को 2 महीना हो गया है मगर आप अभी तक हमको एक मूवी भी नहीं दिखाए, ना शॉपिंग कराए, हमको शॉपिंग कराने ले चलिए। गुड्डन अभी तो तुम्हारे पास इतनी सारी नई नई साड़ियाँ हैं, फिर क्यों फिजूल खर्चा करना चाहती हो? और घर में इतनी बड़ी LCD लगी तो है, इस पर देख लो मूवी। कैसे लाला लोगों के घर में फंस गई है तू गुड्डन? जो अपने लिए कुछ खरीदना हो तो फट से जेब से पैसे निकलते हैं और गुड्डन की बारी में ठेंगा दिखा रहे हैं। अब तुम देखो पतिदेव, कैसे हम तुम्हारे साथ घोटाला करते हैं। रात को रणवीर के सो जाने के बाद गुड्डन कैंची से उसकी पैंट की जेब कुतर देती है और पर्स छुपा कर रख देती है। अगली सुबह, गुड्डन तुमने मेरा पर्स देखा क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। ये सुनकर गुड्डन अपनी चालाकी दिखाते हुए सर पकड़कर रोना पीटना शुरू कर देती है। हे राम जी, पता नहीं कौन चोर हमरे घर में घोटाला कर दिया। राम राम। अरे अरे क्या हो गया बहू, ये तू भोजपुरी में खिटपिट क्यों किए जा रही है? मम्मी जी, रणवीर जी के साथ घोटाला हुई गवा। एक तो हमरे पति का पर्सवा चोरी हो गया और हमको रोने भी नहीं देते। भाभी क्यों पूरे घर को सुबह सुबह मछली बाजार बना रखा है? मम्मी मुझे तो लग रहा है इस घोटाले में भाभी का हाथ है, क्योंकि ये जो इतनी भोली दिखती है ना, ये है नहीं। अरे हम अपने ही घर में क्यों घोटाला करेंगे? चुप हो जाओ सभी। काश कि मैं गुड्डन को मूवी दिखा लाता तो इतना अफसोस ना होता कि पैसे चले गए। सब कुछ शांत हो जाता है मगर गुड्डन गुस्से में काव्या के कमरे के बाहर तेल फैला देती है। बहुत बड़बड़ कर रही थी ना, अब जैसे बाहर निकलेगी तो फिसल कर गिर जाएगी ननद जी। थोड़ी देर में काव्या बाहर आती है और फिसल कर गिर जाती है। तभी घर वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। आउच, मेरा पैर। कितनी बार कहा है ना तुझे कि गीले बालों में नहा धोकर इधर उधर मत घुमा कर, मगर नहीं, तुझे तो आत्मा की तरह भटकने की आदत है। गिर गई ना। मम्मी यहाँ पर कुछ गिरा हुआ था सच्ची। तभी सबकी नजर फर्श पर गिरे तेल और गुड्डन के हाथों में लगे तेल की चिपचिपाहट पड़ जाती है, जिससे बहू का घोटाला ससुराल वालों के सामने आ जाता है। इसका मतलब मेरी बेटी काव्या बिल्कुल सही कह रही थी, ये सारा घोटाला गुड्डन बहू तू कर रही थी। तुझे तो लगता है कि गांव की बहू बहुत भोली भाली होती है, मगर तू तो बड़ी चालू चीज है। हाँ तो गुड्डन क्या करती, आप लोग सारा दिन मुझ बेचारी बहू से काम करवाते थे और खुद अकेले अकेले मटर गश्ती मार कर आ जाते थे, और मेरी बारी पर काम काम काम। कोई गुड्डन चाय बना दो तो गुड्डन खाना बना दो, कपड़े घिस दो, बर्तन घिस दो, कि यही कराने के लिए लाए थे हमें। इसलिए हम भी गुस्से में घोटाला कर बैठे। क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। मुझे माफ कर दे बहू,
मुझे तुझे समझना चाहिए था। हमें भी माफ कर दो भाभी। सभी को गुड्डन के गुस्से के पीछे की परेशानी समझ में आती है और वो उसे माफी मांगते हैं और सभी अब उसे समझने लगते हैं और उस दिन के बाद फिर कभी घर में कोई घोटाला नहीं होता।